रॉकेट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज की तस्वीर आती है जो हवा से कई गुना स्पीड में उड़ती है और बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल होती है। आपको पता ही होगा कि मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का बदला हुआ रूप है। आपको बता दें कि रॉकेट इंजन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही काम करता है। अगर आप न्यूटन के सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप न्यूटन की जीवन वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, रॉकेट वाकई में अपने आप में एक महान आविष्कार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉकेट का आविष्कार किसने और कहां किया था? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकेट का आविष्कार किसी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए नहीं बल्कि युद्ध में जीत हासिल करने के लिए हुआ था। और आपको बता दें कि ये रॉकेट दुनिया को भारत की ही देन है। इसका सबसे पहला सटीक इस्तेमाल दक्षिणी राज्य मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने किया, जिसके बाद दुनिया को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला और आज दुनिया उसी रॉकेट का बदला हुआ रूप का इस्तेमाल देख रही है। इसी वजह से टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू के सांप्रदायिक होने या ना होने पर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन उनके कारनामे को लेकर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो ये कि टीपू सुल्तान ने ही दुनिया में आधुनिक रॉकेट्स की नींव रखी थी। टीपू सुल्तान का कम से कम ये एक ऐसा योगदान है जो नए इतिहास में एक अलग और पक्की जगह दिलाता है। आपको बता दें कि लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में आज भी टीपू सुल्तान के जमाने के कुछ रॉकेट्स रखे हुए हैं, जिन्हें अंग्रेज अपने साथ 18वीं सदी के अंत में ले गए थे। भारत के दक्षिणी राज्य मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए कई युद्ध जीते। हालांकि उनके पिता हैदर अली ने भी इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो सके। असल में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने दक्षिण भारत में दबदबे की लड़ाई के लिए अक्सर रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये रॉकेट उन्हें ज्यादा कामयाबी दिला पाए हों ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ये दुश्मन में खलबली जरूर फैलाते थे। उन्होंने जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया वो बेहद छोटे मारक क्षमता वाले होते थे। इतिहासकारों की माने तो विस्फोटकों से भरे रॉकेट का पहला प्रोटोटाइप टीपू के पिता हैदर अली ने विकसित किया। फिर टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली को युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए देखकर इसमें और अधिक सुधार करके एक अच्छा और प्रभावशाली रॉकेट बनाया था। उनके जमाने के रॉकेट आज के दौर में दीपावली पर इस्तेमाल होने वाले रॉकेट से मिलते जुलते हैं, हालांकि वो थोड़े ज्यादा लंबे होते थे। आपको बता दें कि उस वक्त इस्तेमाल होने वाले रॉकेट ज्यादा खतरनाक या विध्वंसक नहीं होते थे, लेकिन वे दुश्मनों को डराने के लिए काफी थे। टीपू ने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर और अधिक शोध करने के लिए श्रीरंगपट्टनम, बेंगलोर, चित्रदुर्ग और बिदानूर में 4 तारामंडल की स्थापना की ताकि और अधिक आधुनिक रॉकेट्स बनाए जा सकें। फिर बाद में टीपू ने इन रॉकेट्स में बारूद को भरने के लिए पहली बार लोहे की नलियों को यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से इनकी मारक क्षमता काफी बढ़ गई। अब ये रॉकेट करीब 2 किलोमीटर तक वार कर सकते थे। फिर टीपू ने इसे स्थिरता प्रदान करने के लिए इनमें बांस का भी इस्तेमाल किया। उनके प्रोटोटाइप को आधुनिक रॉकेट का पूर्वज कहा जा सकता है। इसमें किसी भी अन्य रॉकेट की तुलना में अधिक रेंज, बेहतर सटीकता और कहीं अधिक विनाशकारी धमाका करने की क्षमता थी। टीपू सुल्तान ने जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया वो थे तो बहुत ही छोटे, लेकिन असरकारक थे। 1793 में भारत में ब्रिटिश सेनाओं के उप सहायक जनरल मेजर डिरूम ने बाद में मैसूरियन सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट्स के बारे में कहा। कुछ रॉकेट्स में एक चैम्बर था और वे एक शेल की तरह फटे। दूसरे रॉकेट, जिन्हें ग्राउंड रॉकेट कहा जाता है, उनकी गति सांप के जैसी थी और उनमें जमीन पर हमला करने पर वे फिर से ऊपर उठते थे और फिर जब तक उनमें विस्फोट खत्म नहीं होता तब तक हमला करते रहते थे। माना जाता है कि पोलिलोर की लड़ाई, जो आज के तमिलनाडु में है, इस युद्ध में इन रॉकेट्स ने ही खेल बदल कर रख दिया था। 1780 में हुई इस लड़ाई में एक रॉकेट शायद अंग्रेजों की बारूद गाड़ी में जा टकराया, जिससे अंग्रेज युद्ध हार गए थे और शायद ये अंग्रेजों की भारत में सबसे बुरी हार थी। अंग्रेज चकित और हैरान थे कि आखिर कैसे टीपू ने रॉकेट बना दिया। टीपू सुल्तान से लड़ाई के बाद ही अंग्रेजी सेना को भी रॉकेट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और उन्होंने इसे और एडवांस बनाने पर काम करते हुए दुनिया भर में इसके इस्तेमाल को शुरू कर दिया। टीपू के रॉकेट ने ही भविष्य में बनने वाली रॉकेट्स की नींव रखी थी। टीपू के इसी रॉकेट में और भी कई सुधार करके अंग्रेजों ने उसका इस्तेमाल नेपोलियन के खिलाफ भी किया, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। हालांकि ये रॉकेट अमेरिकियों के खिलाफ युद्ध में कमाल नहीं कर सके, क्योंकि अमेरिकियों को किलेबंदी करके रॉकेट से निपटने का तरीका आता था। भारत के मिसाल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। कलाम लिखते हैं, मुझे लगा कि धरती के दूसरे सिरे पर युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल हुए रॉकेट
और उनका इस्तेमाल करने वाले सुल्तान की दूरदृष्टि का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं हमारे देश में लोग ये बात तो जानते नहीं है या उसको तवज्जो नहीं देते। अब्दुल कलाम साहब टीपू सुल्तान के रॉकेट कोर्ट यानी वो प्रयोगशाला जहां टीपू ने अपने रॉकेट का परीक्षण किया था उसके संरक्षण के पक्ष में थे और वे इसे एक म्यूजियम की शक्ल देना चाहते थे। उनके इस विचार का उल्लेख भी उनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में मिलता है। हालांकि आज श्रीरंगपट्टनम में बहुत कुछ नहीं बचा है जो टीपू सुल्तान और उनके बनाए रॉकेट के बारे में बताया जा सके, लेकिन विश्व सैन्य इतिहास पर मैसूरियन रॉकेट की छाप हमेशा रहेगी। एरोस्पेस के वैज्ञानिक प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा ने अपने एक लेक्चर में कहा था, ये टीपू था जिसने एक हथियार के रूप में रॉकेट की पूरी क्षमता को जाना, अपने दिमाग में भी और मैदान में भी। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में तहस नहस करने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए आज विश्व में इस्तेमाल होने वाले सभी रॉकेट्स का इतिहास मैसूर के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स में ढूंढा जा सकता है। फिर 19वीं सदी के अंत में बंदूक में सुधार की वजह से रॉकेट एक बार फिर से चलन से बाहर हो गया। लेकिन 1903 में रूस के एक शिक्षक कॉन्स्टेंटिन सोलकोस्की ने तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट्स पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने तरल ईंधन से चलने वाली रॉकेट की विधि और इसके कई फायदे बताए। और फिर 1926 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट गॉडार्ड ने तरल ईंधन से चलने वाले पहले रॉकेट को सफलतापूर्वक बनाकर उड़ाया। फिर इसके बाद हरमन रॉबर्ट के नेतृत्व में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने तरल ईंधन से चलने वाले आधुनिक रॉकेट विकसित किए और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अन्य देशों पर जर्मनी ने इन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। फिर 1957 में सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट का इस्तेमाल किया। फिर 1961 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भी एक रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। और 1969 में अमेरिका ने चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को भेजा। इस मिशन में सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। आधुनिक रॉकेट के जन्मदाता होने के बाद भी भारत की धरती पर रॉकेट तभी वापस आया जब 60 के दशक में विक्रम साराभाई ने भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया। रॉकेट इंजन काम कैसे करता है? रॉकेट इंजन भी अन्य इंजन की तरह काम करता है। वो ईंधन को जलाकर थर्स्ट पैदा करता है। थर्स्ट आम शब्दों में मतलब होता है धक्का लगाना, यानी वो यान को आगे बढ़ाने के लिए धक्का देता है। आपको बता दें कि रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। ये गैस पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से अत्यंत वेग के साथ बाहर निकलती है और इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वो रॉकेट को तेज गति के साथ आगे की ओर ले जाती है। आपको बता दें, रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया की बार बार और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।